that we met, I could tell by your smile, you hadn't been with a good girl. Hello everyone. So today I am going to start your first chapter from Hornbill, जिसका नाम है The Portrait of Lady and it is written by खुशवंत सिंह. तो यहाँ इस पूरे स्टोरी में जो हमारे राइटर है खुशवंत सिंह, वो रीडर के दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करेंगे अपने वर्ड्स के द्वारा अपने ग्रैंड मदर का, कि वो उनके साथ 20 वर्षों से रहते आ रहे थे और उनका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा था. आई हैव डिवाइडेड दिस स्टोरी इन 6 phases and in the first phase we will discuss about the descriptions of grandmother. तो फर्स्ट फेज में खुशवंत सिंह ये कहते हैं कि उनकी जो दादी माँ है शी वॉज एन ओल्ड वीमेन और वो 20 वर्षों से उनको देखते आ रहे थे और वो ये सोचते हैं कि कभी क्या वो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग और प्रेटी हो सकती हैं. इफ इट इज हार्ड टू बिलीव फॉर हिम, वो ये कहते हैं कि जो 20 वर्ष से उनको देखते आ रहे थे तो उनकी जो दादी माँ है वो बिल्कुल वैसी की वैसे ही थी. देयर इज नो चेंज इन हर बिहेवियर एंड अपीयरेंस. उनके बिहेवियर में और उनके अपीयरेंस में कोई चेंज तो था ही नहीं. तो उनको ये बिलीव करना बहुत हार्ड अपीयर होता है और उसके बाद वो पिक्चराइज करते हैं. ही जस्ट गिव अस अ डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज ग्रैंडफादर. तो वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में ये कहते हैं कि उनका एक पोर्ट्रेट जो था वो मेंटल पीस के ऊपर हंग कर रहा था, यानी कि देयर वाज अ पोर्ट्रेट जस्ट अबव द मेंटल पीस एंड शी हैड वोन अ टर्बन. उन्होंने एक पगड़ी भी पहन के रखा हुआ था और उनकी जो दाढ़ी था, जो उनका जो बियर्ड था, इट वाज जस्ट कवर्ड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. अब वो ये कहते हैं कि बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट को उनकी जो बियर्ड थी जो कि सफेद था उसको कवर करके वो रखा हुआ था. वो क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग हमारा जो चेस्ट होता है ये यहाँ इस शोल्डर से इस शोल्डर के तक का होता है, लेकिन उनकी जो बियर्ड था वो इतना ज्यादा लॉन्ग था कि उसने उनके पूरे चेस्ट को कवर करके रखा हुआ था. और इस तरह से आगे वो ये कहते हैं कि वो जो अपीयर होते थे तो लगता था जैसे कि वो 100 इयर्स के अबाउट में हैं और बहुत ही ज्यादा ओल्ड हैं. और इसके साथ ही साथ उनको ये भी प्रतीत होता है कि he had no children and he had no wife, only what he had lots grand children. तो वो ये कहते हैं कि वो इतने बूढ़े थे, इतने ज्यादा बूढ़े थे कि उनको कोई वाइफ या कोई सन तो हो ही नहीं सकता था, कोई चिल्ड्रन तो हो ही नहीं सकता था. क्या हो सकता था? तो उनको सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकता था. इसके बाद फिर से वो अपने ग्रैंड मदर को ही डिस्क्राइब करते हैं और ये कहते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है शी वाज स्लाइटली बेंट एंड शी वाज ओवर एज. वो बहुत ज्यादा ओल्ड थी, थोड़ी सी वो झुकी हुई थी और वो बेंट होकर के वो चलती थी. और इसके साथ साथ वो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि शायद अब वो बूढ़ी या ओल्डर नहीं हो सकती थी. वो 20 वर्षों से अपने ग्रैंड मदर को ऐसे ही देखते आ रहे थे. वो ये कहते हैं कि एवरी टाइम वो अपने हाथों में एक रोजरी, एक माला वो रखा करती थी और हर टाइम वो जपा करती थी. उसके जो बीट्स होते हैं, जो रुद्राक्ष आपने देखा होगा, वो उनको वो जपा करती थी. तो इस तरह से वो अपने ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन एक बार और देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो अपने पूरे घर में वो होबल करती थी, यानी कि वो टहला करती थी और वो स्क्रिप्चर्स भी पढ़ा करती थी. इसके साथ आगे वो ये भी बताते हैं कि ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह यानी कि जो हमारे राइटर हैं, दे वर बोथ टुगेदर फॉर द टाइम व्हेन द राइटर्स पेरेंट्स वेंट इन द सिटी टू बी सेटल देयर एंड दे लेफ्ट बिहाइंड देम. यानी कि ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह को उन्होंने उस विलेज में ही छोड़ दिया क्योंकि उनको सिटी में सेटल होना था. तो इस तरह से वो तभी से उसी टाइम से ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह एक साथ रहते थे. और इसी तरह से जो ग्रैंड मदर थी वो खुशवंत सिंह को यानी कि हमारे राइटर को वो सुबह के टाइम उठाया करती थी, उनको बात कराया करती थी, उनके लिए नाश्ता बनाया करती थी, उनको स्कूल के लिए रेडी भी किया करती थी और स्कूल भी वो पहुंचाती थी. तो जो स्कूल था जो उनका वो एक गांव में ही था और वो एक टेम्पल के जस्ट बिसाइड में था. तो
जो खुशवंत सिंह थे वो अपने स्कूल में चले जाते थे, वहां पे वो अपनी स्टडी करते थे, और जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में इनसाइड बैठ करके वो स्क्रिप्चर्स को, होली बुक्स को पढ़ा करती थी। एंड इन रिटर्न टू द होम वो क्या करते थे कि स्टील चपातीज को अपने साथ में रखा करते थे, और रास्ते में जो डॉग्स होते थे उस चपाती को, उस डॉग्स को वो क्या करते थे, खिलाते थे। सो मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द फेज 2। फेज 2 में हमको ये पता चलेगा कि उनका जो रिलेशनशिप था इमोशनल अटैचमेंट का, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है। इमोशनल अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है, whether they will be our parents, they will be our friends, or they will be any animals। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये क्या था, that was the turning point। जब नैरेटर के, राइटर के जो पेरेंट्स हैं उनको सिटी में वो वापस बुला लेते हैं, बिकॉज दे हैव बीन सेटल्ड देयर, इस वजह से वो उन दोनों को अपने सिटी में वापस बुला लेते हैं। सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। सो इन द सिटी दे जस्ट शेयर द सेम रूम, यानी ग्रैंड मदर और नरेटर दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे अलग हो जाती है, जैसा कि वहां सिटी में अब हमारे जो राइटर हैं वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं और वहां पे वो जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे ये बात होती है कि गांव में जो ग्रैंड मदर थी वो राइटर को, खुशवंत सिंह को, वो स्क्रिप्चर्स के बारे में वो सुनाया करती थी, बताया करती थी। हालांकि हमारे जो राइटर है उस चीज को सुनते तो थे लेकिन उसे लर्न नहीं करते थे, और इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि दैट इज यूजलेस फॉर हिम। लेकिन हाँ, वो इसलिए सुनते थे क्योंकि अपनी दादी माँ की जो आवाज थी वो उनको पसंद था। तो इस तरह से यहाँ पर उनके रिलेशनशिप जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब वहां सिटी में वहां कोई डॉग्स नहीं होते हैं, तो इस तरह से जो हमारी जो ग्रैंड मदर है वहां पे बहुत ही हो जाती हैं, और ना ही कोई टेम्पल होता है। तो इस तरह से जो डॉग्स होते हैं दे वो रिप्लेस्ड विद स्पैरोज। वहां पे बहुत सारे स्पैरोज उनकी छत पे आते हैं, बाहर आते हैं। तो दादी माँ, हमारी ग्रैंड मदर, उन स्पैरोज को जो क्रम्स ऑफ ब्रेड्स होते हैं वो उनको खिलाया करती हैं। स्कूल में जो भी चीजें खुशवंत सिंह सीखते हैं वो आकर के दादी माँ को बताते हैं। तो दादी माँ को थोड़ा सा तकलीफ होता है, सी फील्स वेरी पेन की उनको वहां उस स्कूल में स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स या गॉड के बारे में कोई चीजें बताई नहीं जाती हैं। वहां पे वो कहते हैं कि उनको साइंस पढ़ाया जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, म्यूजिक पढ़ाया जाता है। तो दादी माँ का ये सोचना है कि जो साइंस और ये जो म्यूजिक होता है दे वर नॉट मेड फॉर जेंटलमैन, ये बेगर्स और हार्लोट के लिए बने हो, बल्कि जेंटलमैन के लिए ये नहीं बने होते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीजों पर दादी माँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं और उनको लगता है कि नॉट गुड फॉर हर ग्रैंड सन। गाइस, नाउ दिस इज द फेज 3। व्हाट हैपेंस इन कि जहां हमारे राइटर जो हैं वो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, एंड दिस मेड हर टू बी अलोन इन द हाउस। तो उनको यानी ग्रैंड मदर को एक सेपरेट रूम दिया जाता है जहां पे वो रहती हैं। एंड नाउ द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड आउट। इस तरह से उनका जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो यहाँ पे फाइनली क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ ग्रैंड मदर एक्सेप्ट्स हर लोनलीनेस। अब ग्रैंड मदर को ये लगता है कि अब तो उनको टोटल जो टाइम है, पूरा जो समय है, उनको अकेला ही बिताना पड़ेगा। एंड शी एक्सेप्टेड, और इस चीज को वो क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। हालांकि वो अपने टाइम को कैसे एक्सेप्ट करती हैं, जस्ट स्पेंड हर टाइम बाय स्पिनिंग व्हील एंड फीडिंग द स्पैरोज। वो व्हील को स्पिन करती हैं और स्पैरोज को भी वो फीड करती हैं। और यहां से ये बात भी हमको पता चलता है कि जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो एक एनिमल के साथ भी हो सकता है। ये लास्ट में हम आपको बताएंगे कि स्पैरोज के साथ जो दादी माँ का इमोशनल अटैचमेंट होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग था। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे फेज 4 के बारे में। जब ऑथर को अब्रॉड जाना पड़ा अपनी हाई एजुकेशन को लेने के लिए, तो उस टाइम ऑथर को ये लगता है कि जब वो अब्रॉड जाएंगे तो उनकी जो दादी माँ है, जो उनकी ग्रैंड मदर है, शी विल बी वेरी अपसेट।
तो इस तरह से जब रेलवे स्टेशन पे उनको सी ऑफ करने के लिए ग्रैंड माँ यानी ग्रैंड मदर वहां पे जाती हैं, तो ऑथर फाइंड हर वेरी काम एंड कंपोज, देयर वर नो सेंटिमेंट्स ऑन हर फेस, उनके फेस पे कोई सेंटिमेंट्स होता ही नहीं है। हाउएवर द ग्रैंड मदर किस्ड द फोरहेड ऑफ द ऑथर, जो ऑथर का फोरहेड होता है वहां पे ग्रैंड मदर उसको किस करती हैं और वो सी ऑफ उनको करती हैं। तो इस तरह से जो ऑथर है वो अब्रॉड भी चले जाते हैं, लेकिन जो ऑथर है वो जाते वक्त उनके माइंड में एक डाउट होता है, ही वाज जस्ट डाउटफुल अबाउट द मीटिंग अगेन विद द ग्रैंड मदर। उनको ऐसा लगता है, उनको शक होता है, डाउट होता है कि अगर वो वापस आएंगे अब्रॉड से, सो ही विल नॉट मीट अगेन विद द ग्रैंड मदर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, बूढ़ी हो चुकी थी, ओल्ड हो चुकी थी। सो दिस वाज द फेज 5। ये फेज 5 है ग्रैंड मदर और नैरेटर के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप का। इसमें क्या होता है कि आफ्टर 5 years द नैरेटर केम बैक फ्रॉम द अब्रॉड। 5 वर्ष के बाद जो हमारे नैरेटर है वो अब्रॉड से वापस लौटते हैं, एंड ही जस्ट फाउंड ग्रैंड मदर हैविंग नो चेंज इन हर बिहेवियर एंड इन हर फेस। उनके फेस में, उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज भी नहीं होता है। हाउएवर ग्रैंड मदर जस्ट कलेक्टेड सम वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड एंड sang द सॉन्ग ऑफ होम कमिंग वॉरियर। तो वहां पे कुछ आसपास के कुछ वुमेन को ग्रैंड मदर कलेक्ट करती हैं और होम कमिंग वॉरियर सॉन्ग को भी वो वहां पे गाती है। However, the narrator thinks that it will be very harmful impact on her grandmother, क्योंकि वो स्ट्रेन लेंगी और इससे वो कुछ हो सकता है, लेकिन वो मानती नहीं है। एंड जस्ट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि उनको एक माइल्ड फीवर होता है, कफ होता है, वो बेड पे लेट जाती है, एंड शी जस्ट वांटेड टू टेलिंग बिट्स ऑफ अ रोजरी। तो इसके साथ ही क्या होता है कि वो बेड पे रहती है और अचानक से उनके हाथों से वो जो रोजरी होता है वो नीचे गिर जाता है, एंड एट द टाइम शी वाज डेड। और वहीं पे ग्रैंड मदर क्या होती है, वो डाई कर जाती है। गाइस, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम। अब क्या होता है कि ग्रैंड मदर के मरने के बाद, उनके डेथ के बाद अंतिम संस्कार की बारी आती है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो केम देयर, और उसके बाद वहां पे वो शोक मनाने लगती हैं ग्रैंड मदर के डेथ पे। और वहां फिर क्या होता है कि नैरेटर की जो मदर है उनको लगता है कि स्पैरोज को फीड करना चाहिए, तो उनकी मदर स्पैरोज को फीड करने के लिए वो कुछ ब्रेड क्रम्स देती है, बट दे ऑल इग्नोर्ड ब्रेड क्रम्स। वो ब्रेड क्रम्स को इग्नोर कर देती हैं। और यही मैं बता रहा था कि जो इमोशनल अटैचमेंट होता है it will also be with animals। एनिमल्स भी इस प्यार को, इस इमोशनल अटैचमेंट को वो समझते हैं। तो उन स्पैरोज को भी लगता है कि ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है, एंड इट इज नॉट द टाइम फॉर टू बी हैप्पी एंड टू ईट द ब्रेड क्रम्स नहीं है। तो स्पैरोज भी इस चीज को जानती है, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द स्वीपर कम्स एंड क्लीन्स ऑल द ब्रेड comes, and this is the end of the story। और ये क्या है, स्टोरी का एंड पॉइंट है। So okay students, we have just covered the whole part of the story in a short way। एक शॉर्ट वे में हमने इस स्टोरी को कवर किया है, हमने एक प्लॉट को कवर किया है, एक समरी को कवर किया है, और अगले पार्ट में मैं इस पूरे स्टोरी के लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन को बताऊंगा। और टिल देन जस्ट एंजॉय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।